कार्ल मार्क्स, एक ऐसा नाम जो हम सब ने सुना है ना? लेकिन उनके आइडियाज़ वो अक्सर काफ़ी मुश्किल और कॉम्प्लेक्स लगते हैं। आज हम यही करने वाले हैं, उनके सबसे ज़रूरी विचारों को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और मार्क्स के इस कोड को अनलॉक करते हैं। मार्क्स की ये एक बहुत ही फेमस लाइन है और सच कहूं तो ये उनके पूरे काम को समझने की चाबी है। देखिए, उनका मकसद सिर्फ ये बताना नहीं था कि दुनिया कैसी है, उनका मकसद था दुनिया को बदलना। और यही सोच, यही इरादा उनके हर एक सिद्धांत की नींव में है। तो ये कार्ल मार्क्स थे कौन? 19वीं सदी के एक विचारक जिन्होंने एक बहुत बड़ा काम करने की ठानी। उन्होंने जर्मन फिलॉसफी, फ्रेंच पॉलिटिक्स और ब्रिटिश इकोनॉमिक्स, इन तीनों को मिलाया और एक तरह का इतिहास का विज्ञान बनाने की कोशिश की। मतलब वो सिर्फ समाज को समझना नहीं चाहते थे, बल्कि वो उन नियमों को खोजना चाहते थे जिनकी वजह से समाज बदलता है। अब आते हैं उस सिस्टम पर जिसे समझने में मार्क्स ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और वो है पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म। उनके हिसाब से ये कोई हमेशा से चली आ रही चीज नहीं थी, ये इतिहास का बस एक पड़ाव था, एक स्टेज जिसके काम करने का अपना एक खास तरीका था, अपने कुछ नियम थे। तो पूंजीवाद के ये नियम हैं क्या? मार्क्स के मुताबिक ये पूरा सिस्टम दो चीजों पर टिका है। पहला, प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी संपत्ति पर कुछ लोगों का मालिकाना हक, और दूसरा, ज्यादातर लोगों की ये मजबूरी कि अगर जीना है तो उन्हें अपनी मेहनत, अपना श्रम बेचना पड़ेगा। ये सिर्फ फीचर्स नहीं है, ये इस पूरे खेल के नियम है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी आइडिया आता है, उत्पादन के साधन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, वो सारी चीजें जिनकी जरूरत कुछ बनाने के लिए पड़ती है, जैसे फैक्ट्री, जमीन, मशीनें, कच्चा माल। मार्क्स कहते हैं कि समाज में किसी की जगह इस बात से तय होती है कि इन चीजों से उसका रिश्ता क्या है। क्या वो इनका मालिक है या फिर वो इन पर सिर्फ काम करता है? और इसी सवाल से कहानी में दो मेन किरदारों की एंट्री होती है। मार्क्स ने कहा कि पूंजीवादी समाज इन दो ग्रुप्स में बटा हुआ है, और इन्हीं दोनों के बीच की जो टक्कर है, जो संघर्ष है, वही इतिहास को आगे बढ़ाता है। तो ये दो ग्रुप्स कौन हैं? एक तरफ है बुर्जुआ वर्ग यानी बुर्जुआजी। ये वो लोग हैं जो उत्पादन के साधनों के मालिक हैं, फैक्ट्री, जमीन, मशीनें सब इनके पास हैं। और दूसरी तरफ है सर्वहारा वर्ग यानी प्रोलेटेरिएट। इनके पास बेचने के लिए सिर्फ एक चीज है, काम करने की अपनी काबिलियत, अपनी लेबर पावर। तो सर्वहारा वर्ग को और साफ साफ समझे तो ये वो लोग हैं, वो मजदूर हैं जिनके पास अपनी कोई फैक्ट्री या जमीन नहीं है। जिंदा रहने के लिए उनके पास अपनी मेहनत, अपना समय बेचने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस सिस्टम में आखिर प्रॉफिट बनता कैसे है? पैसा आता कहाँ से है? मार्क्स ने कहा कि मुनाफे का असली राज बाजार में चीजें खरीदने बेचने में नहीं, बल्कि फैक्ट्री के अंदर यानी उत्पादन की प्रोसेस में छिपा है। ये वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब मार्क्स ढूंढ रहे थे। सोचिए, अगर एक मालिक कच्चा माल सही दाम पर खरीदता है और मजदूर को भी उसकी दिहाड़ी देता है और फिर तैयार माल को भी सही दाम पर बेचता है, तो फिर ये एक्स्ट्रा पैसा, ये मुनाफा आखिर आता कहाँ से है? मार्क्स का जवाब इस कॉन्सेप्ट में छिपा है, अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस वैल्यू। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए एक मजदूर दिन में 8 घंटे काम करता है और उसे 8 घंटे की मजदूरी मिलती है। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि वो मजदूर शायद 4 या 5 घंटे में ही अपनी मजदूरी के बराबर का मूल्य बना देता है। तो बाकी के जो 3-4 घंटे वो काम कर रहा है, उस काम का मूल्य कहाँ गया? वो मजदूर को नहीं मिलता। यही वो अतिरिक्त मूल्य है जो सीधा मालिक की जेब में जाता है और उसका मुनाफा बनता है। और ये जो सरप्लस वैल्यू है ना, यही पूरे कैपिटलिस्ट सिस्टम का इंजन है। ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। इसी इंजन की वजह से हमेशा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की होड़ लगी रहती है। ज्यादा उत्पादन करो, लागत कम करो और सरप्लस वैल्यू बढ़ाओ। तो चलिए अब इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। मार्क्स के लिए ये जो मालिकों और मजदूरों के बीच का संघर्ष है, ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है। यही उनके इतिहास को समझने के पूरे सिद्धांत का, जिसे ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं, उसका सेंटर पॉइंट है। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, ऐतिहासिक भौतिकवाद, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। मार्क्स का मानना था कि इतिहास को कोई महान राजा या बड़े बड़े विचार नहीं चलाते। इतिहास को असल में चलाती है अर्थव्यवस्था।
मतलब समाज में चीजें कैसे बनती हैं और कैसे बांटी जाती हैं। सोचिए, अर्थव्यवस्था एक बिल्डिंग की नींव की तरह है और राजनीति, कानून, यहाँ तक कि कल्चर भी उस नींव के ऊपर बनी हुई इमारत है। नींव बदलेगी तो पूरी इमारत बदलेगी। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की ये लाइन इस पूरी बात का सार है। उनका कहना था कि अगर हम इंसानी इतिहास को उठाकर देखें तो वो असल में हमेशा से दो ग्रुप्स के बीच की लड़ाई की कहानी है, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है। कभी वो मालिक और गुलाम थे, कभी जमींदार और किसान, और आज के दौर में पूंजीपति और मजदूर। मार्क्स ने इतिहास को एक तरह की सीढ़ी की तरह देखा, जिसके ये 5 चरण हैं। शुरुआत हुई आदिम साम्यवाद से, फिर आया दास्ता का युग, उसके बाद सामंतवाद और फिर आज का दौर यानी पूंजीवाद। हर दौर में एक हावी वर्ग था और एक शोषित वर्ग, और इन्हीं के बीच का संघर्ष सिस्टम में ऐसी दरारें पैदा करता था कि एक नया दौर शुरू हो जाता था। तो ठीक है, ये सब तो मार्क्स के आइडियाज थे, पर सवाल यह है कि आज के ज़माने में इनकी क्या अहमियत है। ये समझना ज़रूरी है कि उनके सिद्धांतों को एक बैलेंस्ड नज़रिए से देखा जाए। उनका असर बहुत गहरा रहा है, लेकिन 20वीं सदी में जो कुछ हुआ उसने उनकी कुछ सीमाओं को भी दिखाया है। देखिए, हकीकत में इतिहास ठीक वैसा नहीं चला जैसा मार्क्स ने सोचा था। उन्होंने सोचा था कि क्रांतियां ब्रिटेन या जर्मनी जैसे बड़े औद्योगिक देशों में होंगी, पर हुई कहाँ? रूस और चीन जैसे खेतीहर समाजों में। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास भी उभरा, जिसने मालिक और मजदूर वाली दो भाग की तस्वीर को काफी कॉम्प्लेक्स बना दिया। लेकिन इन सब सीमाओं के बावजूद एक बात तो पक्की है, मार्क्स का जो विश्लेषण है वो आज भी आर्थिक असमानता और पावर के खेल को समझने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। भले ही कोई उनके नतीजों से सहमत हो या ना हो, उन्होंने हमें वो भाषा और वो कॉन्सेप्ट्स दिए जिनसे हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि समाज में पैसा और ताकत किसके पास है और क्यों है। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज की दुनिया को देखिए, गिग इकोनॉमी, बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां और अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई। ऐसे में क्लास और शोषण के बारे में मार्क्स के जो विचार थे वो आज कितने प्रासंगिक हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने के लिए उनके आइडियाज को समझना बहुत जरूरी है।